हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज अश्वनी जीएस क्लासेस में मैं दीपशिखा द्विवेदी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग जो समाज का टॉपिक कंप्लीट किए थे उससे रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपनी आप तैयारी जांचेंगे। आज हमारा ये जो टेस्ट होगा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में कितने बार भी पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चनों का समावेश आपको मिलेगा। उन क्वेश्चनों का कलेक्शन करके हम बहुत सारे पेपर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लाकर और एक जगह सबको जिसमें से समास आए हैं उसको छांट के हम एक जगह लेकर आए हैं। तो आज आपका क्लास स्टार्ट होता है। इसमें टेस्ट सीरीज़ आपका समास का टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट होता है। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जितने बच्चे क्लास ये देख रहे होंगे तो क्लास को करने से पहले कॉपी पेन लेके बैठेंगे। जितने क्वेश्चन गलत हो रहेंगे और सही हो रहे होंगे ये सारे नोट करते जाएंगे। और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जितने भी मैंने टेस्ट लिया सभी में देखे हैं कि देखते तो बच्चे ज़्यादा हैं लेकिन कमेंट कुछ ही बच्चे करते हैं, 3-4 बच्चे से ज़्यादा कमेंट नहीं करते हैं। तो आप लोग बच्चों, आप लोगों के लिए ही ये कहा जा रहा है, कमेंट यदि आप करेंगे, आप अपना मार्क हमसे शेयर करेंगे तो ये हमारे लिए भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, हमारे लिए भी अच्छा होता है क्योंकि हम समझ पाते हैं कि बच्चे हमारी बातों को कितना समझ पाएँ। और आप इसे यूं ही ना छोड़ दिया करिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले बार भी आपने जो टेस्ट किया था उसमें भी आप देखे थे कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसका प्रूफ भी आपको दिखा था, क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ था कि वो क्वेश्चन कब आया है। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक और बात मैं बताती चलूँ कि प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगे जिससे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और क्लास इसी तरह से हमसे जुड़े रहें, क्लास देते रहें। आपका एग्ज़ाम बीएचयू के जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे वो तो श्योर हो जाए, जुलाई के 3rd वीक में उनका एग्ज़ाम होना है, तय है। जुलाई में उन्हें एडमिट कार्ड मिलेगा और एडमिट कार्ड मिलने के 15 डेज़ के बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो चलिए हम अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञा हो। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जब प्रथम पद संख्यावाची दूसरा शब्द संज्ञा हो तो उस समास को क्या कहते हैं। तो आपको मैंने बहुत बार बताया है, जब पढ़ा रही थी तब बहुत बार बताया है कि प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञा हो तो उस शब्द को क्या कहते हैं। तो संख्यावाची जहां हम देख लेंगे, हम द्विगु में टिक लगाएंगे विदाउट एनी डाउट, हम सी ऑप्शन में टिक लगाएंगे और आगे चलेंगे। टाइम को ज़ाया नहीं करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वेरी इजी, बहुत आसान था, इससे आसान कुछ क्वेश्चन कुछ होता ही नहीं है बच्चों, इससे आसान तो और कुछ क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। हम सेकंड क्वेश्चन चलेंगे। चंद्रमौली में कौन सा समास है। ये चीज़ मैंने आपको कल एग्जाम्पल दे के इसी वर्ड का, इसी चंद्रमौली का एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाई थी और आपको बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है कि चंद्रमौली में कौन सा समास है। तो चंद्रमौली में बच्चों बहुब्रीहि समास होगा। चंद्रमौली जिसके मौली पे चंद्र हो, जिसके मौली पे चंद्र हो अर्थात जिसके चोटी पे, शिखर पे, जिसके सर पे चंद्र हो, तो चंद्रमौली और देवों के देव महादेव के लिए, भगवान शंकर के लिए, आदिदेव के लिए चंद्रमौली शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए है, इसलिए हमारा बहुब्रीहि समास बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलेंगे हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। जल्दी जल्दी अपना टेस्ट कंप्लीट करेंगे बच्चों ताकि नेक्स्ट क्लास को भी आपका प्रिपेयर कर सकें, हम तैयार कर सकें आपका नेक्स्ट क्लास लेने के लिए। जब समास में आए हुए पद दोनों पद किसी अन्य पद के विशेषण स्वरूप हो तो उस समास का वह कौन सा समास होता है। आपसे कह रहा है क्वेश्चन की क्या अर्थ है ये समझिए कि जब समास में आए हुए दोनों पद किसी अन्य शब्द की विशेषण स्वरूप हों, किसी एक शब्द की विशेषता बताए, एक शब्द विशेषण हो और दूसरा उसकी विशेषता बताए, ऐसा नहीं कह रहा है। ऐसा यदि कहता तो साफ साफ लिखा रहता कि एक पद विशेष, यहाँ विशेष के बारे में आपको नहीं बताया जा रहा है। तरह के दोनों पद विशेषण हो और किसी तीसरे व्यक्ति विशेष की ओर इंगित करते हैं। देखिए यहाँ दोनों पद जो लिखा हुआ है इससे आप पकड़िए शब्द को, क्वेश्चन की क्या कहने का वो थॉट क्या है, क्वेश्चन का अर्थ क्या है, इसका किस नेचर क्या है, क्वेश्चन को उसको पकड़ने की कोशिश करिए, नहीं तो थोड़ी थोड़ी गलती से आपका बहुत नंबर कट जाना है हिंदी का। और ये मार्क गेनिंग सब्जेक्ट है, इसमें आप मार्क्स अच्छे ला सकते हो। तो दोनों पद किसी व्यक्ति विशेष स्वरूप की ओर जब इशारा करने लगेंगे तो वो बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल हो जाएगा। बिल्कुल सही बी ऑप्शन हो जाएगा। बहुब्रीहि समास में ही ऐसा होता है कि दोनों पद विशेषण होते हैं, किसी थर्ड व्यक्ति विशेष की ओर इशारा करते हैं। जब दोनों
फोर्थ क्वेश्चन है कि जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन मतलब नया शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं बच्चों। तो जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं उसे समास कहते हैं। ये समास का उदाहरण हो जाएगा। अभी अभी आपने समास पढ़ा है ना, और ये समास का टेस्ट सीरीज है, तो जाहिर सी बात है कि इसका आंसर भी समास ही होगा। और समास में ही ऐसा होता है कि जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नए पद का सृजन करते हैं। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चों, आप देखेंगे कि पांचवा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। जब प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा हो, यहाँ पर कौन सा समास होगा। जब प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा हो, दोनों पद विशेषण नहीं कहा जा रहा है, एक पद विशेषण हो और दूसरा विशेष्य हो। विशेष से मतलब उसकी विशेषता बताई जाए, वो संज्ञा भी हो सकता है बच्चों। तो यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। किसके आप एग्जाम्पल उदाहरण जब आप पढ़ रहे थे तो आपको बताया जा रहा था, तो परिभाषा आपको मैं जब बता रही थी समास के भेद का, तो द्वंद्व समास का क्या था कि दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव का प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद विशेषण किसका, द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची। तो कर्मधारय समास में हमने पढ़ा था बच्चों, इसका जो होता है इसका प्रथम पद विशेषण होता है। कर्मधारय समास का प्रथम पद विशेषण होता है मेरे प्यारे बच्चों। आगे हम चलेंगे, अब देखेंगे एक और क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मैंने नंबरिंग नहीं किया, ये बाद में क्वेश्चन में ऐड की हूँ क्वेश्चन बनाने के बाद, कि निर्विवेद में कौन सा समास है। निर्विवेद में कौन सा समास है। निर्विवेद में कौन सा समास है, ठीक है। तो देखेंगे बच्चों कि अव्ययी भाव समास का क्या होता है। कर्मधारय के विशेषण विशेषता की बात ही नहीं है, तो इसे काट दीजिए। तत्पुरुष समास, तो इसे और हम क्या निर्विवेद का, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा। इसे जब विस्तृत रूप में लाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि निर्विवेद का मतलब होगा बिना विवाद के। निर्विवाद मतलब जहाँ विवाद हो, निर मतलब नहीं हो, जहाँ विवाद नहीं हो, जहाँ विवाद नहीं हो उसे निर्विवेद कहते हैं। तो क्या निर्विवेद शब्द पर आपको किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पता चल रहा है निर्विवेद से? नहीं। तो बहुब्रीहि समास भी कट जाएगा, तत्पुरुष समास भी कट जाएगा, क्योंकि निर्विवेद जिसमें विवाद नहीं हो। तो यहाँ कोई क्या कारक की विभक्तियाँ लग रही हैं? नहीं। विभक्ति का लोप हो रहा है? नहीं। तो तत्पुरुष समास भी ऐसे कट गया, बहुब्रीहि समास भी कट गया। अब बचता है कर्मधारय और अव्ययी। तो बच्चों कर्मधारय में आप देखेंगे कि एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद उसकी विशेषता बताता है। एक पद विशेषण होता है, दूसरा उसकी विशेषता बताता है। तो यहाँ ऐसी कुछ नहीं है, यहाँ आपको ऐसा कुछ तो बिना विवाद के बिना, तो विवाद के बिना, तो जब विवाद होगा वो प्रथम पद हो जाएगा। और यहाँ प्रथम पद की विशेषता बताई जा रही है कि बिना प्रथम पद की प्रधानता है बच्चों, विशेषता नहीं प्रधानता है, कि प्रथम पद को में कोई चेंजिंग किए बिना, प्रथम पद में कोई चेंजिंग नहीं किए और अर्थ में परिवर्तन आ जाए, ठीक है। तो ये अव्ययी भाव जहाँ आप लिखे थे, यदि आप लिखे होंगे अपने कॉपी में अव्ययी भाव का परिभाषा, तो वहाँ आप देखे होंगे कि यथाशक्ति, प्रतिदिन, भरपेट, दिनों दिन, निर्विवाद, और एक और इसी तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल देके आपको बताया गया था। तो ये हमारा अव्ययी भाव में आ जाएगा बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि देवासुर में कौन सा समास है। देवासुर में कौन सा समास है। तो देवासुर में कौन सा समास है, देवासुर में कौन सा समास है। तो देखेंगे देव और देवासुर को अगर हम विस्तृत रूप में करना, आपको बार बार मैंने बताया कि जहाँ समझ में ना आए आप विस्तृत रूप में करके देखेंगे। तो देवासुर, देव और असुर, देव और असुर अलग अलग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देवधन असुर, ठीक है। देवधन असुर, देव भी देखिए एक दोनों पद की यहाँ आपको दिख रही है कि प्रधानता हो, दोनों पद की प्रधानता है। असुर भी और देव भी, जैसे माता पिता, भाई बहन, ठीक है, किताब कॉपी, पेन पेंसिल, शार्पनर इरेजर, इस तरह की टेबल कुर्सी, इस तरह की चीज़ें जब दोनों पद की प्रधानता हो तो वहाँ इन सबों को हम काट देंगे, वहाँ सीधे
हम टिक करेंगे द्वंद्व समास में। जहाँ दोनों पद की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास कहते थे। देव और असुर, यहाँ दोनों की प्रधानता होगी मेरे बच्चों, दोनों का अपना अपनी 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 प्रधानता है, तो यहाँ द्वंद्व समास हो जाएगा। अब देखिए 7th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि मुख दर्शन में कौन सा समास है। 7वां क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे है, आप देखेंगे मुख दर्शन में कौन सा समास है। तो मुख दर्शन को जब हम विस्तृत रूप में लाएंगे तो क्या होगा, मुख दर्शन मतलब मुख का दर्शन, क्या आएगा, मुख, 1 मिनट हम लिख दे रहे हैं आपको इसका विस्तृत रूप, मुख का दर्शन। तो ये जो का है इसका लोप हो गया, क्या का जो है ये कारक की विभक्ति में आता है, तो कारक की विभक्ति में आता है का, तो कहाँ जहाँ कारक की विभक्तियों का इसका लोप हो गया या ये छुप गया, तो जहाँ कारक की विभक्तियों का लोप होता है तो आपको जैसे पता है वो तत्पुरुष समास होता है। बिना किसी डाउट के आप सी क्वेश्चन में टिक लगाएंगे, सी आंसर में टिक लगाएंगे, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और बच्चों ईमानदारी के साथ आप अपना नंबर हमें शेयर करेंगे, आप बताएंगे, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका नंबर बताया जा सके, आपका नाम अनाउंस किया जा सके, आपके कमेंट को देखकर मैं बता सकूं। तो आप सभी लोगों को कमेंट करना है, बिल्कुल ईमानदारी से अपना स्कोर शेयर करना है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है। 8वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द्विगु समास का उदाहरण है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे क्या क्या ऑप्शन है। द्विगु समास का कौन सा उदाहरण हो सकता है। द्विगु समास होता क्या है, पहले आप ये दिमाग में अपने लाइए कि जिसका प्रथम पद संख्यावाची है। तो क्या नीलकमल में कोई संख्या है, नहीं। महापुरुष में कोई संख्या नहीं है। महान पुरुष, ये पुरुष की महानता यानी कर्मधारय समास। नीला कमल, कमल की विशेषता, कर्मधारय समास। वधूत्सव, वधु और उत्सव, वधु का उत्सव, वधुत्सव, ये भी द्विगु नहीं होगा, यहाँ भी कोई संख्यावाची नहीं है। अब देखिए पंचानन, तो पंचानन मतलब 5 आनन हो जिसके, पंचानन मतलब 5 भुजाओं वाला, आनन मतलब होता है भुजा, ठीक है, सॉरी आनन मतलब होता है सिर, सिर मतलब वो जैसे रावण का दशानन कहते थे ना, तो पंचानन ब्रह्मा जी को कहते हैं। ब्रह्मा जी की 5 मुख हैं इसलिए उन्हें पंचानन कहते हैं। पंचानन में आपको 5 एक संख्यावाची दिख रहा है, इसलिए हमारा 8 का आंसर क्या हो जाएगा, 8 का आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा 8 क्वेश्चन के लिए। अब हम आगे चलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसे इरेज करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। संधि और समास में क्या समानता है, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसे आप थोड़ी देर तक आराम से पढ़िए। संधि और समास में क्या समानता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। दोनों में ही शब्द विकार होता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है संधि और समास दोनों में ध्वनियाँ मिलती हैं। संधि और समास दोनों में ही ध्वनि विकार अनिवार्य है। डी दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करता है। दोनों ही शब्दों को, यह क्वेश्चन मार्क नहीं है यहाँ, ये पूर्ण विराम है, शब्दों को संक्षिप्त करता है। आप देखिए ऑप्शन काटना सीखिए, यदि समझ में नहीं आया तो, अगर समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। मुझे तो यहाँ पर समझ में आ गया, ऑब्वियसली बिल्कुल आसान ही है ये, थोड़ा बस ध्यान दीजिए आपको भी समझ में आ जाएगा। देखिए संधि और समास दोनों में ध्वनियाँ मिलती है। संधि में तो ध्वनि मिलती है, लेकिन क्या समास में ध्वनि मिलती है, नहीं, समास में शब्द मिलते हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दोनों में ही शब्द विकार नहीं, समास में बस शब्द विकार उत्पन्न होता है, संधि में ध्वनि का मेल होता है, ध्वनि का विकार उत्पन्न होता है। आप संधि पढ़े होंगे, अगर जो बच्चे हमसे वो जान रहे होंगे, बहुत डिटेल में मैं संधि पढ़ाई हूँ। संधि और समास दोनों में ही ध्वनि विकार अनिवार्य है, तो ध्वनि विकार केवल बच्चों संधि में होता है, समास में नहीं। अब यहाँ क्या कहता है कि दोनों में शब्दों का संक्षिप्तीकरण, तो हाँ बिल्कुल सही है, संधि में भी 2 शब्द मिलकर संक्षिप्त हो जाते थे, मिल जाते थे, विस्तृत नहीं, विस्तृत चीज़ों को मिलाने का काम करते हैं दोनों के दोनों। और समास में भी यही होता है कि 2 पदों का जब मेल हो जाता है, और ध्वनि और संधि में भी यही होता है कि 2 अलग अलग शब्द मिलकर एक अच्छा मतलब एक छोटे शब्द का निर्माण करते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन
का आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। सारे बच्चे अपना नोट कर लेंगे कॉपी में, जो जिनका क्वेश्चन गलत हो रहा होगा वो क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है। 10th नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, दीनानाथ सामासिक शब्द में कौन सा समास है। दीनानाथ में कौन सा समास है आपसे पूछा जा रहा है। दीनानाथ में कौन सा समास है, तो दीनानाथ में देखेंगे क्या द्वंद्व समास है। दीनानाथ का फुल फॉर्म में लाएंगे पहले। दीनानाथ मतलब दीन का जो नाथ हो, दीनों का जो नाथ हो। दीन मतलब इस प्रकार, इस तरह से आपको अगर दिन देखने को मिले, ये दिन मतलब डे हो जाएगा, दिन सप्ताह के दिन हो जाएंगे। इस तरह से दिन जब आपको देखने को मिले तो ये दिन है, ये दिन है, ये दिन है। इस दिन मतलब क्या होता है, गरीब, जो गरीब होता है उसे दीन कहते हैं बच्चों, उसे दीन कहते हैं। तो दीनानाथ मतलब दीनों का जो नाथ हो, गरीबों का जो नाथ हो। तो का को की संबंध तत्पुरुष का उदाहरण होता है। और यहाँ आपको कोई द्वंद्व नहीं हो रहा है, दोनों पद की प्रधानता नहीं है, किसी थर्ड पर्सन को नहीं बता रहे हैं, ठीक है। दीनानाथ एक कोई सिंगल भगवान के लिए कहा जाता है, तो एक व्यक्ति विशेष, पूरे जितने भी हमारे देव हैं सभी लोगों को कहा जा रहा है दीनानाथ। जो दीन के नाथ किसे कहते हैं, भगवान को कहते हैं, ईश्वर को कहते हैं। तो पूरे ईश्वर को कहा जा रहा है, एक ईश्वर को नहीं कहा जा रहा है, किसी एक विशेष भगवान को ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि शंकर भगवान या विष्णु भगवान, ठीक है, या राम जी, ऐसा कहा जाता तो ये बहुब्रीहि में चला जाता, लेकिन किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहे। द्विगु समास, संख्यावाची का कोई सवाल ही नहीं उठता है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दीनों का नाथ जिसे दीनानाथ कहते हैं, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। 11th नंबर क्वेश्चन, 11th और 12 बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं, और ये दोनों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हैं, आप देखिए और सॉल्व करिए। लाभ हानि में कौन सा समास है। द्विगु क्या संख्यावाची है, लाभ हानि में आपको संख्या दिख रही है, नहीं। किसी व्यक्ति विशेष को कह रहा है, बहुब्रीहि भी कट गया, नहीं। तत्पुरुष, लाभ और हानि में कोई पदों का लोप हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा, कोई पद का लोप नहीं हो रहा। लाभ हानि ऐसे बोलते ही हम लोग। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है, नॉन ऑफ दीज। यदि यहाँ नॉन ऑफ दीज, तो यहाँ ऑप्शन में था, आपने दे दिया। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि लाभ हानि में कौन सा समास है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन डी है, यहाँ भी कोई और, मतलब छोड़िए, हमें ये बता दीजिए आप कि 11th नंबर क्वेश्चन लाभ हानि में कौन सा समास है। यहाँ तो ऑप्शन तो नहीं दिया है, लेकिन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि लाभ हानि में कौन सा समास है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो डी होगा, लेकिन समास कौन सा है आप हमें बताएंगे कमेंट सेशन में कमेंट करके। अब देखिए 12th नंबर क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। नीलोत्पलम में कौन सा समास है, नीलोत्पलम में कौन सा समास है। तो पहले सुन लीजिए नीलोत्पलम का मतलब क्या होता है, और कमेंट में आप सबको तो ये बताना ही है कि लाभ हानि में कौन सा समास है। और एक और बताना है आपको, एक और क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, पहले 12 नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। नीलोत्पलम में कौन सा समास है। नीलोत्पलम का मतलब हिंदी क्या होता है, ये संस्कृत शब्द हो गया, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये संस्कृत नहीं है, ये हिंदी ही है। नीलोत्पलम में कौन सा समास है, नीलोत्पलम क्या है कि नीला कमल को नीलोत्पलम कहते हैं। अगर एक में उन लोगों का समावेशित कर दिया जाए, उन्हें संक्षिप्त कर दिया जाए, तो नीला कमल, यानी कि यहाँ कौन सा समास हो जाएगा, कमल की विशेषता बताई जा रही है ना कि कमल का कलर कैसा है, रेड है, नीला है, नीला है, तो ये हो जाएगा कर्मधार। एक नील कमल होता है ना, उसी प्रकार से नीलोत्पलम, ठीक है, इसमें कर्मधार समास हो जाएगा। या कमल का कलर बता रहे हैं, कमल की विशेषता बताई जा रही है कि वो नीला कलर का है। अब अपना एक और क्वेश्चन सुनते जाइए। आपका एक और क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए आप, कि कतर ब्योत, ठीक है, 1 मिनट आप रुकेंगे बच्चों। देखिए कतर
ब्योंत में कौन सा समास है। आपका एक क्वेश्चन है कि लाभ हानि में कौन सा समास है और दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कतर ब्योंत में कौन सा समास है। सब बच्चे कमेंट करके हमें बताएंगे। और कुल आज 13 क्वेश्चन हो गया, 12 तो नंबर करके मैंने दिखाई आपको, और एक और जो निर्विवेद था उसमें हमने नंबर नहीं ऐड किया था, उसमें आप लोग बताएंगे 13 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना क्वेश्चन राइट हुआ, कितना रॉन्ग हुआ। अगर रॉन्ग हो रहा है, आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। आप फिर से वीडियो को देखेंगे और बुक्स भी पढ़ेंगे और टेस्ट सीरीज़ भी अपना देते रहेंगे। अपना नंबर शेयर करना प्लीज़ आप लोग मत भूलिएगा। क्वेश्चन 2 आपको दिए गए हैं, कतर व्योत में कौन सा समास है और लाभ हानि में कौन सा समास है, इसे भी कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।